नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे यूपी टेट के 2021 के सॉल्व पेपर की। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं 2021 के यूपी टेट के ईवीएस के सॉल्व पेपर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह प्रश्न जो हम बता रहे हैं यह यूपी टेट 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला ऑप्शन शांत घाटी में, दूसरा ऑप्शन सुरमा घाटी में, तीसरा ऑप्शन फूलों की घाटी में और चौथा ऑप्शन दोरांग घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। कहाँ पे है? शांत घाटी केरल राज्य में है। केरल राज्य में है। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। जब भी बात की जाएगी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? शांत घाटी में। केरल राज्य के शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला ऑप्शन नीली ज्वाला से जलने वाला, दूसरा ऑप्शन उच्च ऊष्मीयमान, तीसरा ऑप्शन एक स्वच्छ ईंधन, चौथा ऑप्शन मीथेन उत्सर्जन करने वाला। इसमें पूछा गया है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो इसमें मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये चौथा ऑप्शन असत्य है, यानी ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नीली ज्वाला से जलने वाला एलपीजी होता है, उच्च ऊष्मीयमान का होता है, एक स्वच्छ ईंधन है। इसमें चौथा ऑप्शन असत्य है, यही इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जैविक तथा अजैविक पदार्थ, तीसरा ऑप्शन पौधे तथा जंतु, चौथा ऑप्शन उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं जैविक और अजैविक घटक। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जैविक अजैविक घटक। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट किसके घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। इसी के अंतर्गत चाहे आपके उत्पादक हों, उपभोक्ता हों, अपघटक हों या अन्य जो भी हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। बायोटिक और एबायोटिक के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर उडम, डॉक्टर एजी टॉन्सले, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, डॉक्टर बिटाकर। इसका सही आंसर होगा एजी टॉन्सले। किसने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? एजी टॉन्सले महोदय ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम का प्रयोग किया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न जो यूपी टेट में पूछा गया था। मकर रेखा है कितना? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है शायद 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री दक्षिणी, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिणी और चौथा ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तरी। तो इसमें सही आंसर होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मकर रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। किस पे? दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है।
इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 6, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन शाकाहारी और चौथा ऑप्शन शाकाहारी व मांसाहारी। इसका सही आंसर होगा घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह मांसाहारी होता है। कौन सा होता है? उच्च उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। हम बात कर रहे हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर ईवीएस के प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। पहला ऑप्शन मध्यमंडल, दूसरा ऑप्शन क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन सप्ताह मंडल, चौथा ऑप्शन आयन मंडल। इसमें सही आंसर होगा वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वह क्षोभ मंडल है। कौन सा है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल सबसे वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक है क्षोभ मंडल। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। यानी भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन 16 अक्टूबर 1990, दूसरा ऑप्शन 10 दिसंबर 1980, तीसरा ऑप्शन 21 मई 1972, चौथा ऑप्शन 11 दिसंबर 2002। इसका सही आंसर होगा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर 2002 को। कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पहला ऑप्शन अधिक उपज वाली किस्म की खेती, दूसरा ऑप्शन ग्लास हाउस में पौधे लगाना, तीसरा शिफ्टनिंग खेती, चौथी जैविक खेती। बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक कृषि, जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। अम्लीय वर्षा संबंधित है। पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन बोरिक अम्ल। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। यही सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की बात हम करते हैं, देखते हैं WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है? पहला ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड वार फंड, तीसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड फंड, चौथा ऑप्शन वर्ल्ड वाच फंड। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। फूलों की घाटी अवस्थित है। पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में।
फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? पहला ऑप्शन केंद्रीय जल आयोग, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा ऑप्शन ग्रीन ट्रिब्यूनल, चौथा ऑप्शन सर्वे ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। बात की जा रही कोटापैक्सी जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन इंडीज में, दूसरा ऑप्शन हवाई में, तीसरा ऑप्शन सिसिली में, चौथा ऑप्शन रॉकीज में। तो कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, यह स्थित है एंडीज में। कहाँ पे? एंडीज में स्थित है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। बात की जा रही है तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन यमुना, तीसरा ऑप्शन गंगा, चौथा ऑप्शन सिंधु। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। ध्रुव तारा कहा जाता है। बात की जा रही है ध्रुव तारा की। ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला ऑप्शन पूर्वी तारीख को, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी तारीख को, तीसरा ऑप्शन उत्तरी तारे को, चौथा ऑप्शन पश्चिमी तारे को। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बात की जा रही है ध्रुव तारा कहा जाता है, ये तारीख नहीं है, तारा है। पूर्वी तारे को, किस तारे को? पूर्वी तारे को, दूसरा दक्षिणी तारे को, तीसरा उत्तरी तारे को और चौथा ऑप्शन पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारों को ध्रुव तारा कहा जाता है। यहाँ गलत टाइप हो गया था। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1981, दूसरा ऑप्शन 1973, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन 1985। बात की जा रही है प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन गुजरात। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? पहला ऑप्शन ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, दूसरा ऑप्शन हिंदू व मुस्लिम के मध्य, तीसरा ऑप्शन कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, चौथा ऑप्शन नरम दल
व गरम दल के मध्य। इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ था? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन बिहार। इसका सही आंसर होगा जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 21 की। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। श्वेत पट्ट लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, तीसरा ऑप्शन चट्टानों की शक्ति मापन, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 21 की। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों की सामग्रियों का आयु मापन। किसकी? प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। कार्बन डेटिंग किसे संदर्भित करता है? कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? पहला ऑप्शन 21 मई 1949 को, दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन 20 जनवरी 1950 को, चौथा ऑप्शन 13 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन है कंप्यूटर के द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जीव के आकार में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, चौथा ऑप्शन इसमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता से है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अजैविक घटक नहीं है? बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है यानी बात यह पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है जैविक घटक को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला कवक, दूसरा मृदा, तीसरा प्रोटीन, चौथा फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा कवक। कवक जैव मंडल का जैविक घटक है ना कि अजैविक घटक है। इसका सही आंसर होगा कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है कवक, बाकी सब मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस कैसे हैं? मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये सब जैवमंडल के अजैविक घटक हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट हैं। बाकी कवक जैविक घटक के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? पहला ऑप्शन एम्स्टर्डम में, दूसरा ऑप्शन सिडनी में, तीसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क में, चौथा ऑप्शन नागासाकी में। इसका सही आंसर होगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन बिहार में, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। भारत में पश्चिम घाट के शुष्क हैं क्योंकि भारत के में पश्चिमी घाट शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है, चौथा दाब प्रभाव है। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? भारत में पश्चिमी घाट के शुष्क हैं। पश्चिमी घाट क्या हैं? पश्चिमी घाट शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव के कारण। किसके प्रभाव के कारण? रेन शैडो प्रभाव के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन 1972 में, दूसरा ऑप्शन 1962 में, तीसरा ऑप्शन 1960 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1975 ईस्वी में। बात कर रहे हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य ताप, उष्मा बजट। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? सौर स्थिरांक। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 जो लास्ट प्रश्न है 2021 के ईबीएस यूपी टेट के ईबीएस के सॉल्व पेपर की। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन यूएसएसआर। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान यानी सोवियत संघ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोवियत संघ के यूएसएसआर, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। किस देश के संविधान से भारत का मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, सोवियत संघ से। यूएसएसआर इसी को कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसी को कहते हैं। आशा है कि जो बातें आज हमने बताई इस सॉल्व पेपर में आपको सारी समझ में आई होंगी। अब आगे हम बात करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न इसमें बने हैं उसको हमने आपको बताया। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं यूपी टेट के ईवीएस से उसको हम शुरू करेंगे, जो कि सिलेबस में यूपी टेट के है उसी को हम आगे पढ़ाएंगे। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।